कभी एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जिसे संस्कृति और कला का दिल कहा जाता था। एक ऐसा प्रांत जिसकी दौलत इतनी थी कि दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी से चलता था। तो ये कहानी है उसी बंगाल की, जिसे आज हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा पुराना था। जी हाँ, बंगाल की मिट्टी में वाकई कुछ खास है। देखिए, एक तरफ इसने सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी दिए, तो दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता। इसी मिट्टी से स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक गुरु निकले, और तो और सत्येंद्रनाथ बोस जैसे महान वैज्ञानिक भी। तो फिर सवाल ये उठता है कि दुनिया का इतना अमीर, इतना समृद्ध समाज आज इस मोड़ पर कैसे आ खड़ा हुआ? आखिर हुआ क्या था? वो कौन सी नीतियां थीं, कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इसकी पूरी किस्मत ही बदल दी? चलिए आज परत दर परत इस पूरी कहानी को समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। बंगाल का इतिहास इतना पुराना है कि इसकी गूंज महाभारत से लेकर कंबोडिया, चीन और बर्मा के पुराने ग्रंथों तक में सुनाई देती है। इसकी उपजाऊ जमीन और दुनिया भर में मशहूर इसका कपड़ा उद्योग, इसने बंगाल को सचमुच सोने की चिड़िया बना दिया था। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है तीसरी सदी से, जब ये मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। फिर शशांक के बाद आया पाल साम्राज्य, जो उपमहाद्वीप की आखिरी बड़ी बौद्ध शक्ति थी। 1204 में बख्तियार खिलजी के आने के साथ मुस्लिम शासन का दौर शुरू हुआ और 1352 तक बंगाल सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी, जो अपनी बेहिसाब दौलत के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। और फिर आखिरकार 1576 में अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया और बंगाल मुगलों का सबसे अमीर सूबा बन गया। और बंगाल की यही दौलत थी जो दुनिया भर की ताकतों को यहाँ खींच लाई। फ्रेंच, डच और ब्रिटिश सबने यहाँ अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, लेकिन खेल पलटा अंग्रेजों ने, और यहीं से बंगाल की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बना और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका टकराव शुरू हो गया। अब वजह क्या थी? पहली, अंग्रेज दस्तक पास का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे नवाब का खजाना खाली हो रहा था। दूसरी, उन्होंने बिना इजाजत कलकत्ता में फोर्ट विलियम को मजबूत करना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब वो नवाब के ही दरबार में उसके खिलाफ साजिशें करने लगे। अब प्लासी में जंग होनी थी। एक तरफ थी नवाब की सेना, जिसमें करीब 50,000 सैनिक थे और उन्हें फ्रांसीसी सेना का भी सपोर्ट था। वहीं दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिनके पास सिर्फ 3,000 सैनिक थे। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात हुई। अचानक हुई बारिश ने नवाब की सेना का ज्यादातर बारूद बर्बाद कर दिया, जबकि अंग्रेजों ने अपना बारूद बचा लिया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब जंग शुरू हुई। नवाब का सेनापति मीर जाफर, उसने गद्दारी की और अपनी सेना को जंग में उतारा ही नहीं। नतीजा, सिराजुद्दौला हार गया, पकड़ा गया और मार दिया गया। बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इसी से अंग्रेजों को मिले दीवानी राइट्स, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा टैक्स वसूलने का अधिकार। जरा सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी अब पूरे इलाके की मालिक बन गई थी। ये असल में बंगाल को कानूनी तौर पर लूटने का एक लाइसेंस था। अंग्रेजों ने बंगाल को सचमुच बेरहमी से निचोड़ा और इस लूट का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक चेहरा हमें 1770 के बंगाल के अकाल में देखने को मिलता है। इस अकाल में 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। ये उस वक्त बंगाल की 1/3 आबादी थी। हर 3 में से 1 बंगाली मारा गया। और इस त्रासदी के बीच भी कंपनी ने टैक्स कम नहीं किया, बल्कि कुछ इलाकों में तो और बढ़ा दिया। अनाज अपने लिए जमा करके रख लिया, जबकि लोग सड़कों पर मर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा जितना गहरा होता है, रोशनी उतनी तेजी से उभरती है। इसी अंधेरे के बीच से एक नई रोशनी पैदा हो रही थी, एक बौद्धिक जागृति की रोशनी। देखिए, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत तो की, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। इससे एक ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हुआ जिसने अपने ही समाज और अंग्रेजों के राज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस जागृति के 3 बड़े स्तंभ थे। पहले, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्मसभा के जरिए सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर हमला किया। दूसरे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक जबरदस्त मुहिम छेड़ दी। और तीसरे, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 में शिकागो में अपने भाषण से पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन की ताकत का एहसास कराया। बंगाल से उठ रही विरोध की इस आग को देखकर अंग्रेज जाहिर है परेशान हो गए। उन्हें बंगाल को किसी भी कीमत पर कमजोर करना था और इसका उपाय उन्हें दिखा बंटवारे में। उस समय के होम सेक्रेटरी
H.H. रिस्ले ने अपनी मंशा साफ शब्दों में जाहिर की थी। उसने कहा, बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल वेज। मतलब साफ था, एकजुट बंगाल एक ताकत है और इसे तोड़ने के लिए उसे अलग अलग दिशाओं में खींचना होगा। ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। तो 1905 के इस बंटवारे को बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया था। पश्चिम बंगाल में हिंदी और उड़िया बोलने वालों को मिलाकर बंगाली बोलने वालों को माइनॉरिटी बना दिया गया। वहीं पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को हिंदुओं के मुकाबले मेजॉरिटी बना दिया गया। मकसद एकदम साफ था, राजनीतिक रूप से एक्टिव बंगाली हिंदुओं के असर को दोनों तरफ से कम करना। इस बंटवारे ने तो जैसे पूरे बंगाल में आग ही लगा दी। सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों का सैलाब आ गया, स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा और वंदे मातरम क्रांति का नारा बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए राखी बांधने की अपील की और इसी आग से खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी भी निकले। विरोध इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 1911 में बंटवारे को रद्द कर दिया गया। लेकिन इस हार में भी उनकी एक बहुत बड़ी जीत छिपी थी। उन्होंने ब्रिटिश भारत की राजधानी कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दी, एक ऐसा कदम जिसने बंगाल के राजनीतिक महत्व को हमेशा के लिए कम कर दिया। लेकिन कई दशकों बाद 1946 के भयानक दंगों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हिंसा और अविश्वास का माहौल ऐसा बना कि अब सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं बल्कि हिंदू महासभा भी बंगाल के बंटवारे की मांग करने लगी। दोनों ही पक्ष अब इसे अपनी अपनी कौम की सुरक्षा के लिए जरूरी मानने लगे थे। हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तर्क था कि बंगाली हिंदुओं को बचाने के लिए बंगाल का विभाजन अब जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा, डिवाइड पाकिस्तान टू सेव इंडिया, डिवाइड बंगाल टू सेव बंगाली हिंदूज। और आखिर में वही हुआ। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने आज़ादी का सूरज देखा तो बंगाल ने एक और बंटवारे का दर्द झेला। पश्चिमी हिस्सा भारत का अंग बना, जिसे हम आज पश्चिम बंगाल कहते हैं, और पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बन गया। बंगाल का पुनर्जन्म तो हुआ, टूटा हुआ, मगर आज़ाद। पर उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि आज़ादी के बाद इस धरती का क्या हुआ? खैर, ये कहानी हम अगले भाग में जानेंगे।